सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम प्रमेय 6.1 यानी कि थेल्स प्रमेय को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रमेय 6.1 को। ठीक है, एक बात को नोट करना, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से अगर स्टेटमेंट देता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट कहता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको याद करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आपको याद करना होगा। मान लो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ये स्टेटमेंट आपको दे दिया, ठीक है, अब ये दे दिया तो आपको याद रहेगा, तभी तो पहचानोगे कि थेल्स प्रमेय है। ठीक है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस प्रकार से हम थेल्स प्रमेय करेंगे प्रूव, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके दो मेथड बताऊंगा। इस वीडियो में पहला मेथड है, ठीक है, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, सेकेंड मेथड से भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है। थेल्स प्रमेय की अगर हम बात करें तो कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आपको याद करना ही है। अगर आप थेल्स प्रमेय को प्रूव करोगे अब बोर्ड एग्जाम में तो इसको आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। थेल्स प्रमेय कहता है कि आपके पास कोई त्रिभुज है। ठीक है, मान लेता हूँ मैं यहाँ पर कोई त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास त्रिभुज है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब आपके पास त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, मान लो मैं बी सी भुजा के समांतर एक रेखा खींच रहा हूँ, ठीक है, जिसको नाम दे देता हूँ मैं डी और ई। ठीक है, तो देखो जो ए बी भुजा था आपका, ए बी भुजा पर कोई बिंदु डी प्रतिच्छेद किया, ठीक है, और ए सी भुजा पर कोई बिंदु ई प्रतिच्छेद किया। ठीक है, तो ये जो अन्य दो भुजाएं हैं ये एक ही अनुपात में क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए डी बटा डी बी, और यहाँ पर ए ई बटा ई सी, ठीक है, बराबर में हो जाएगा आपका ए ई बटा ई सी के बराबर होंगी, और यही होता है आपका थेल्स प्रमेय। ठीक है, और इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध भी करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, पहले आप हेडिंग डालोगे उत्पत्ति का। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे उत्पत्ति। ठीक है, हेडिंग ना कर आपको करना है। ठीक है, उत्पत्ति में आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें जो डीएम है, ठीक है, यहाँ देखो त्रिभुज ए डी ई में देखो, ठीक है, त्रिभुज ए डी में अगर हम बात करें तो जो डी एम है, डी एम वो भुजा ए पर क्या है, लंबवत है। ठीक है, और यहाँ पर जो यनई भुजा है, यनई देखो यनई जो है वो भुजा ए डी पर लंबवत है। ठीक है, यानी कि आप उत्पत्ति में लिखोगे कि जो डीएम है, ठीक है, ये जो डीएम है वो भुजा ए पर क्या है, लंब है। ठीक है, ए भुजा पर लंब है, ये आपका लंब वाला प्रतीक है। ठीक है, चिन्ह है। और जो यनई है, ठीक है, देखो ए डी भुजा पर, ए डी भुजा पर ये जो एनई है वो लंब है। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे वह यनई भुजा जो है, ठीक है, यनई कहो या ईएन कहो एक ही बात है। ठीक है, वो लंब है ए डी भुजा पर। ठीक, और आप क्या की हो, और की हो कि जो बी को ई से मिलाया, ठीक है, बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे बी को ई से मिलाया। ठीक है, बी को ई से मिलाया, व सी को सी को सी को डी से मिलाया। ठीक है, सी को डी से मिलाया। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज ए डी ई में, देखो इसको अगर हम बात करें, इसको हम 3 स्टेप में इस ये जो प्रमेय है इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको देखो देखना है त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले आपको देखना है त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, उसके बाद आपको त्रिभुज देखना है, देखो ए डी ई के बाद आपको त्रिभुज लेना है डी ई बी लेना है। ठीक है, त्रिभुज डी ई बी लेना है। ठीक, और इसके बाद आपको तीसरे स्थान पर आपको त्रिभुज फिर से आपको ए डी ई लेना है। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों लेना है। ठीक है, फिर आपको त्रिभुज ए डी ई लेना है। ठीक है, और चौथे स्थान पर आपको त्रिभुज आपको ई बी सी ले लेना है। ठीक है, त्रिभुज ई बी सी, इतने स्टेप में ये थेल्स प्रमेय प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से ले लेता हूँ त्रिभुज ए डी, ठीक है, ए डी ई में। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई में, तो त्रिभुज ए डी में अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई में अगर हम बात करूँ तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, यानी कि यहाँ से लिखो त्रिभुज
ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ त्रिभुज ए डी ई में इसका क्षेत्रफल, ठीक है, तो यहाँ पर ए डी आपका क्या है, आधार है, ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखो ए डी भुजा पर क्या लंब है, यनई लंब है। ठीक है, तो ऊंचाई आपका यनई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ए डी त्रिभुज ए डी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार हो जाएगा आपका ए डी। ठीक है, और गुणे ऊंचाई क्या है, इस पर ऊंचाई आपका है यनई। ठीक है, ऊंचाई है यनई, कैसे, देखो यहाँ पर आपका जो ए डी भुजा था, ठीक है, यहाँ पर देखो जो ए डी भुजा था वो किस पर लंब था, यनई पर। ठीक है, यानी कि जो ए डी भुजा था, ए डी भुजा पर यनई लंब था। ठीक है, तो यहाँ पर ए डी भुजा पर लंब क्या है, यनई। ठीक है, यानी कि ऊंचाई क्या है, यनई है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लंब और ऊंचाई एक ही होता है। ठीक है, तो इसको आपको समीकरण नंबर फर्स्ट डाल लेना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अब आपको त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज डी ई बी लेना है। ठीक है, तो त्रिभुज डी ई बी में, ठीक है, त्रिभुज डी ई बी में अगर मैं बात करूँ, देखो त्रिभुज डी ई बी, अब इसका क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, और ऊंचाई देखो यहाँ से समझो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं ऊंचाई की बात करूँ तो ऊंचाई आपका या नहीं होगा। ठीक है, देखो कैसे, अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ से समझो, ये त्रिभुज कैसा है, डी ई बी, देखो डी, ठीक है, डी ई बी ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, अगर आप इसको इस प्रकार से देखो, इसको थोड़ा सा इधर लाओ, ठीक है, तो ये आपको ऊंचाई मिलेगा, या नहीं आपको क्या मिल जाएगा, ऊंचाई मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस प्रकार से मैं समझाने की कोशिश करूँ, देखो आपके पास त्रिभुज इस प्रकार से है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मैं समझाने की कोशिश करूँ तो मान लो ये आपके पास कोई त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार से है, ठीक, और ये इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से कोई आपका डी बी। ठीक है, देखो डी ई बी जो त्रिभुज है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोई लंब है नहीं, ऊंचाई तो इसकी है, पर उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी होगी, तो इसको आप इस प्रकार से लोगे, डॉट डॉट करोगे और इसको क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे, तो ये आपको ऊंचाई मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो यहाँ पर डी ई बी जो है, अगर आप इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ और यहाँ से ऊंचाई ले लो तो आपको यह नई ऊंचाई मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो डी ई बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे, ठीक है, इंटू डी बी इंटू ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, यह नहीं हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको समीकरण नंबर 2 ना लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से अगर हम बात करें तो देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आपका हो जाएगा दूसरा समीकरण डी ई बी। ठीक है, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। ठीक है, और यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर बटे कर रहा हूँ तो यहाँ पर 1/2 है, 1/2 यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ए डी बटा डी बी बचेगा, और यहाँ पर एन आई भी सेम है और यहाँ पर भी एन आई सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका ए डी बटा डी बी बचेगा। ठीक है, देखो कैसे बचेगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/2 गुणे ए डी गुणे एन आई है। ठीक है, और बटे में समीकरण 2 का भी आ जाएगा 1/2 गुणे डी बी गुणे एन आई। ठीक है, तो यहाँ से एन आई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका ए डी बटा डी बी, तो यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इसको आपको समीकरण नंबर 3 बना लेना है। ठीक है, ठीक, तो इसके बाद देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 2 स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम त्रिभुज फिर एडीई लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे, क्योंकि देखो अगली बार में मैंने क्या किया था, अगली बार में त्रिभुज एडीई में आधार किसको माने थे, एडी के माने थे, यानी कि इसको आधार माने थे। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आपको आधार ए को मानना है। ठीक है, जब ए को आधार मानोगे तो इस पर लंब क्या है, डीएम लंब है। ठीक है, यानी कि ऊंचाई क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे, ठीक है, यहाँ से आप लिखोगे अब, ठीक है, अब त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई में, तो यहाँ से आप लिखोगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा ए ई हो जाएगा, और ऊंचाई हो जाएगा डी एम। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 4 बना लो। ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज
ठीक है। देखो यहाँ पर ए डी ले लिए, ठीक है। अब आपको क्या लेना है त्रिभुज, आपको ई बी सी लेना है, ठीक है, ई बी सी लेना है, ठीक है। तो यहाँ से त्रिभुज आपको लेना है ई बी सी में, ठीक है। देखो त्रिभुज ई बी सी में अगर बात करें तो इसमें आपका आधार हो जाएगा, ठीक है, आधार हो जाएगा आपका ई सी हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई देखो उसी तरीके से जैसे यहाँ पर समझे थे ना, जैसे यहाँ पर समझे थे, ऊंचाई इसी तरीके से अगर आप देखो ई बी सी में, तो इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाओगे तो आपको यही लंब मिलेगा, ठीक है, यही आपको डीएम लंब मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ई बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार हो जाएगा आपका ई सी और गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका, ऊंचाई यही आपका डीएम ही होगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 5 बना लिए। अगर देखो ये जो त्रिभुज ई बी सी है, ठीक है, यानी कि जो एरिया ऑफ जो त्रिभुज ई बी सी है, ठीक है, त्रिभुज ई बी सी है वो किसके बराबर होगा, अगर ध्यान से देखो, ठीक है। देखो ये क्या है ई बी सी, वो किसके बराबर होगा, वो डी ई बी के बराबर होगा। कैसे देखो, अगर मैं बात करूँ दो आपके पैरेलल लाइन है, यानी कि दो समांतर लाइन है, ठीक है, इस पर आप कोई भी, ठीक है, कितने भी त्रिभुज बनाओ, ठीक है, मान लो इस प्रकार से आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये और इस प्रकार से एक मैं और त्रिभुज में बना देता हूँ, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, यानी कि समांतर, दो समांतर रेखा के बीच चाहे जितने त्रिभुज बनाओ वो क्या होंगे, समांतर यानी कि बराबर ही होंगे, ठीक है, समांतर नहीं बराबर ही होंगे, ठीक है, उनका जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जो डी है और बी सी ये दो ठो समांतर है, ठीक है, समांतर रेखा है। और यहाँ पर देखो डी, ठीक है, डी ई बी जो भुजा है वो ई बी सी भुजा के क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि त्रिभुज एरिया आप मतलब कि इसका त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल और एरिया आप त्रिभुज इसका डी ई बी का क्षेत्रफल, ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया आप त्रिभुज ई बी सी लिखो हो, इसके स्थान पर मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिख दो त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज डी ई बी का जो क्षेत्रफल होगा वो भी 1/2 गुणे ई सी गुणे डी एम होगा, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 6 बना लो, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण 4 और समीकरण 6 से ले लो, तो यहाँ से आप लिखोगे समीकरण 4 व 6 से, ठीक है। तो समीकरण 4 व 6 से अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आपका ये आ जाएगा त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, ठीक है। और देखो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ए ई है और ई सी ये बचेगा, यहाँ पर डी एम है, यहाँ पर डी एम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बच्चा क्या बच्चा, आपके पास ए ई बटा ई सी बचा है, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 7 ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए। तो यहाँ पर देखो आपको देखना है, ठीक है, ये भी स्टेप आपका कंप्लीट हुआ, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ समीकरण आपका 7 और समीकरण मान लो 3, ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 7 को ध्यान से देखो तो एक ही है। देखो यहाँ पर है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 7 देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में क्या है, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, यानी कि अगर ये क्षेत्रफल वाला जो समानुपाती है ये अगर बराबर है तो ये भी बराबर होगा, यानी कि यहाँ से आपका जो आ जाएगा आंसर ये आ जाएगा आपका ए डी बटा डी बी बराबर किसके होगा, इसके ए ई बटा ई सी के, ए ई बटा ई सी के, ये क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये आपका जो मेथड नंबर फर्स्ट था, प्रमेय 6.1 को सेकेंड मेथड से हल करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें सेकेंड मेथड का मतलब कि यह कि पहले तरीके में हम उसको बहुत ही अच्छे डिटेल में एकदम समझे थे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम शॉर्ट तरीके से समझेंगे, ठीक है। अगर आप प्रमेय 6.1 यानी कि थेल्स प्रमेय का जो पहला पार्ट है उसको देखना चाहते हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रमेय 6.1 यानी कि इसी थेल्स प्रमेय को बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना किस प्रकार से करेंगे किस प्रकार से नहीं, ठीक है। तो देखिए थेल्स प्रमेय कहता क्या है, थेल्स प्रमेय की बात करें तो कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की
एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर त्रिभुज आपको दिया है ABC। ठीक है, अब ये त्रिभुज ABC है। अब इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर आपको एक रेखा खींचना है, तो यहाँ पर मैंने BC भुजा के समांतर यहाँ पर मैं DE भुजा खींच लिया। ठीक है, तो ये जो DE भुजा खींचा हूँ ये AB भुजा पर बिंदु D, ठीक है, और AC भुजा पर बिंदु E पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो यही जो अन्य दो भुजाएं यानी कि AD बटे DB और AE बटे EC ये क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे, यानी कि एक ही अनुपात में हो जाएंगे विभाजित। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे देखिए। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC है। ठीक है, और यहाँ पर BC भुजा के समांतर एक रेखा खींचा हूँ मैं यहाँ पर DE। ठीक है, जो BC क्या है, समांतर है। ठीक है, अब ये DE जो भुजा है ये AB को दो भागों में विभाजित करेगा और AC को भी दो भागों में विभाजित करेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें देखो AB भुजा पर बिंदु D, ठीक है, और AC भुजा बिंदु E पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो ये जो अन्य दो भुजाएं होंगी एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी, यानी कि हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि AD, ठीक है, AD बटे DB बराबर में AE बटे EC, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको हेडिंग ना लेना है उत्पत्ति का। ठीक है, इसी प्रकार से आप एग्जाम में भी करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से उत्पत्ति का हेडिंग लाने के बाद आप देखो, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो AE जो भुजा है उस पर क्या लंब है, AE भुजा पर सॉरी यहाँ पर कुछ नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको M दे दो, N दे दो, इसको M दे देता हूँ। ठीक है, तो AE भुजा पर, ठीक है, AE भुजा पर DM क्या है, लंब है। ठीक है, और AD भुजा पर NE लंब है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो जो DM भुजा है, ठीक है, जो DM है वो किस पर लंब है, भुजा AE पर लंब है। ठीक है, वह, और यहाँ पे देखो AD भुजा पर NE लंब है। ठीक है, यानी कि जो NE है, देखो NE को या EN को एक ही बात है। ठीक है, अब NE जो भुजा है वो किस पर लंब है, AD भुजा पर। ठीक है, और क्या करोगे, और क्या करोगे, और यहाँ से देखो B को E से मिलाया, C को D से मिलाया। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप B को E से मिलाया। ठीक है, देखो B को E से व C को D से, ठीक है, C को D से मिलाया। ठीक है, B को E से, C को D से मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है, त्रिभुज ADE और त्रिभुज DEB आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर बात करें, देखो त्रिभुज ADE व त्रिभुज DEB में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल होगा वो, देखो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, देखो यहाँ से मैं लिख देता हूँ सूत्र। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार होता है और गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो देखो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज कौन सा है, DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखो त्रिभुज ADE, देखो त्रिभुज ADE में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो AD क्या है, यहाँ पर आधार है। ठीक है, और इस पे ऊंचाई क्या होगा, देखो यहाँ पर जो AD पर लंब क्या था, AD पर लंब आपका NE था, यानी कि ये ऊंचाई का काम करेगा। ठीक है, लंब और ऊंचाई एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा इसका 1/2, आधार हो जाएगा AD। ठीक है, और ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई हो गया NE। ठीक है, फिर बट्टे, अब देखो DEB, देखो DEB में, देखो DEB में अगर हम बात करें तो देखो आधार हो जाएगा DB। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, और सॉरी 1/2 ले लेते हैं ना, 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर, अब देखो बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है ऊंचाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई आपका DE नहीं होगा।
ठीक है। कैसे, देखो अगर इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लो, ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर ये क्या है, लंब है, ठीक है, इसको क्या करो थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है, इसको बढ़ाओगे और यहाँ से इसको डॉट डॉट लोगे तो यहाँ पर आपको ऊंचाई आएगा, ठीक है। यानी कि त्रिभुज DEB का जो ऊंचाई होगा वो n ही होगा, ठीक है। देखो कैसे, अगर आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक त्रिभुज लेता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक, और एक ये है, ठीक है, कुछ इसी प्रकार से DEB आपका जो त्रिभुज है, ठीक है। अब इसका जो ऊंचाई है वो ऊंचाई तो है पर यहाँ पर कोई लंब है नहीं, ठीक है। तो लंब करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से डॉट डॉट लाइन करोगे, ठीक है, और इससे मिलाओगे तो ये 90 डिग्री का आपको लंब मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी यही है, ठीक है। अब ये थोड़ी ना ऊंचाई है आपका, ठीक है, ऊंचाई तो है पर लंब नहीं है, ठीक है, एकदम लंबवत वाला नहीं है। तो इसीलिए क्या करोगे, थोड़ा सा बढ़ाओगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा इस प्रकार से डॉट डॉट करोगे तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको जो मिला जुला कर ये नहीं आपको लंबवत ही मिलेगा, ठीक है। ये नहीं भुजा क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो ये नहीं कैंसिल आउट हो, 1/2 1 यहाँ से कैंसिल आउट, तो बच्चा क्या, बच्चा आपके पास AD/DB बच्चा, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लो, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार हम त्रिभुज अब कौन से लेंगे, त्रिभुज ADE लेंगे, ठीक है, और क्या लेंगे, ECB लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अब त्रिभुज ADE व त्रिभुज EBC में, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, ADE का क्षेत्रफल, और बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आपका रहेगा त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर हम बात करें त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार क्या होगा, देखो ADE में आप यहाँ पर आधार आप AD ले चुके हो, ठीक है। अब आधार आपको AE लेना है, ठीक है। तो आधार जब AE लोगे तो AE पर क्या कौन सा लंब है, DM लंब है, ठीक है। ये DM AE भुजा पर लंब है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, अब आधार हो जाएगा AE, ठीक है, और ऊंचाई यानी कि लंब क्या हो जाएगा आपका DM, ठीक है। और बट्टे में अब देखो EBC की बात करें तो EBC में देखो EBC, ठीक है, EBC में अगर हम बात करें तो EBC में कौन सा लंब होगा, EBC में आपका DM लंब होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझे हो ना, तो इसको भी हम इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको लंब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, आधार आपका हो जाएगा EC, ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई आपका DM ही होगा, ठीक। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यहाँ से DM कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बच्चा क्या, बच्चा आपके पास AE/EC बच्चा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से अगर ध्यान से देखो थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज EBC वो किसके बराबर होगा, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ठीक है, देखो ए, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज EBC, ठीक है, EBC किसके बराबर हो सकता है, DEB के बराबर होगा, ठीक है। कैसे होगा, देखो यहाँ पर क्या है, ये दो समांतर लाइन है, देखो जब भी दो समांतर लाइनें होती है तो उसमें आप कितने भी त्रिभुज बनाओ वो क्या होंगे, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर ही होगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये जो त्रिभुज है इस प्रकार से कुछ, ठीक है, मान लो इस प्रकार से है, ठीक, और ये इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका DEB क्षेत्र है, ठीक है, DEB है, ठीक है। और अगर हम इसी को इसी प्रकार से बनाएं, ठीक है, मान लो ये है, ठीक है, और ये है, ठीक, तो ये वाला जो त्रिभुज है ये इसके क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो त्रिभुज EBC है वो DEB की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज किसके बराबर होगा, DEB के, ठीक है। ये एरिया आप समझ रहे हो, यानी एरिया मतलब AR का मतलब होता है वही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अगर देखो त्रिभुज EBC DEB के बराबर है तो यहाँ पर हम रख सकते हैं EBC के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, DEB रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में देखो त्रिभुज EBC का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, DEB के। तो यहाँ पर हम DEB रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम DEB रख सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितना आया था इसका मान, इसका मान आया था AE/EC,
ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम बात करें, देखो समीकरण 1 में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DEB का क्षेत्रफल, ठीक है, और समीकरण 2 में देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DEB का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों क्या है, सेम है। जब दोनों सेम है, ये वाला दोनों सेम है यानी कि बराबर है, तो ये भी बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। ठीक है, और यही आपको तो प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शॉर्ट तरीके से भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मेथड नंबर 2 था। सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रमेय 6.2 यानी कि थेल्स प्रमेय की विलोम को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम थेल्स प्रमेय की आपके दो वीडियो दे चुके हैं। ठीक है, पहले वीडियो में हम थेल्स प्रमेय का जो मेथड नंबर फर्स्ट था उस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और मेथड नंबर 2 में उसको शॉर्ट भी तरीके से मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये जो प्रमेय है 6.2 ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विलोम दोनों में से कोई ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो अगर हम थेल्स प्रमेय की विलोम की बात करें यानी कि प्रमेय 6.2, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें ये क्या कहता है, यह प्रमेय कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे त्रिभुज ABC है। ठीक है, अब त्रिभुज ABC है यानी कि त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब मान लो दो भुजा जो है AB और AC, अब ये दो भुजाओं को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, जो DE क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है भुजा AB पर बिंदु D पर। ठीक है, और AC भुजा पर बिंदु E पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो ये जो DE भुजा है वो किसके समांतर हो जाएगा, उस तीसरी भुजा के, इस BC की क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, ये जो तीसरी भुजा है BC यही तीसरी भुजा है। ठीक है, तो जो DE है वो BC के समांतर हो जाएगा, यही हमको प्रूव भी करना है। ठीक है, यानी कि हमको क्या प्रूव करना है, हमको यह प्रूव करना है कि जो DE है वो समांतर होगा BC के। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। अब यह कैसे प्रूव होगा, देखो अगर ये जो FC है, ठीक है, ये जो FC है और ये EC आपस में बराबर हो जाए तो ये DE और समांतर BC हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर EC बराबर किसके आ जाए, FC के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो ये जो DE भुजा है वो BC के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं प्रूव करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना किस प्रकार से मैं प्रूव करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पहले जो दिया पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार माना। ठीक है, प्रश्नानुसार माना कि जो त्रिभुज ABC है, ठीक है, देखो त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा AB, ठीक है, त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC, ठीक है, AC पर क्रमशः D व E, ठीक है, D व E बिंदु, ठीक है, इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि जो AD है, ठीक है, यानी कि AD भुजा किसके समानुपाती हो जाएगा, DB के, और बराबर में AE भुजा EC के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, और यही थेल्स प्रमेय भी था। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे रचना। ठीक है, अब यहाँ से हम रचना करेंगे, यही देखो यहीं पर रचना किया है, यानी कि ये जो डॉट डॉट वाली है यही आपका रचना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रचना में बात करें तो रचना में आप लिखोगे यदि, ठीक है, यदि संभव है, ठीक है, यदि संभव है तो, ठीक है, यदि संभव है तो माना कि जो, ठीक है, माना कि जो DE है, ठीक है, जो DE है वो BC के
BC के समांतर नहीं है, ठीक है, BC के समांतर नहीं है, ठीक है। अतः अतः D से, ठीक है, अतः D से एक ठीक है, अतः D से एक रेखा खींचा, ठीक है, अतः D से एक रेखा खींचा जो जो भुजा AC पर, ठीक है, देखो जो भुजा AC पर बिंदु F पर मिलती है, ठीक है, जो भुजा AC पर बिंदु F पर मिलती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको रचना में लिखना होगा, ठीक है, या मिलती है या प्रतिच्छेद करती है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको लिखना होगा उत्पत्ति, ठीक है। अब इसको आप सिद्ध करोगे, ठीक है। तो उत्पत्ति में आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज ABC में, देखो त्रिभुज ABC में जो DF है वो समांतर किसके है, BC के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें, अगर देखो DF समांतर होगा किसके, BC के, ठीक है। जब DF समांतर होगा BC के तो यहाँ से थेल्स प्रमेय क्या करता है, थेल्स प्रमेय के अनुसार हो जाएगा AD अपान DB और DF अपान FC हो जाएगा, ठीक है। अगर DF समांतर होगा BC के तब, ठीक है। तो यहाँ से DF समांतर BC के है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे इसीलिए थेल्स प्रमेय से, ठीक है, इसीलिए थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि AD बटे DB बराबर हो जाएगा आपका AF बटे FC के, ठीक है। तो इसको आपको समीकरण नंबर 1 बना लेना है अभी के लिए, ठीक है। परंतु हमको दिया क्या है, तो यहाँ से आप लिखोगे परंतु दिया है, ठीक है। परंतु हमको क्या दिया है, परंतु देखो हमको दिया था कि जो D है, ठीक है, DE भुजा वो BC की क्या है, समांतर है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी लिख लो, तो यहाँ से लिख लो माना जो DE भुजा है वो किसके समांतर है, BC के समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर थेल्स प्रमेय लगाओ तो क्या हो जाएगा, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। देखो ये जो DE भुजा है, ये जो DE भुजा है अगर BC के समांतर मान लो, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय हो जाएगा AD बटा DB और AE बटा EC के, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC, ठीक है। और इसको आपको समीकरण नंबर 2 आपको बना लेना है, ठीक है। तो देखो अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से। अगर समीकरण 1 और 2 को देखो AD अपान DB इक्वल टू है आपके पास AF अपान FC और यहाँ पर AD अपान DB इक्वल टू है AE अपान EC, मतलब कि इसके बराबर यह है और इसी के बराबर यह है, ठीक है। यानी कि यह, ठीक है, तो यानी कि यह जो है ये इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण 1 व 2 से जब आप लिखोगे तो यह लिख सकते हो AF अपान FC बराबर होगा AE अपान EC के, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, ठीक है। जब दोनों पक्षों में 1 जोड़ोगे यानी कि देखो AF बटे FC प्लस 1 और इक्वल टू में क्या है आपके पास AE बटा EC प्लस 1, दोनों पक्षों में 1 जोड़ दो, ठीक है। इसे हल करो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ले लेते हैं जगह, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ से हल करते हैं। तो इसको जब हल करोगे तो देखो FC का गुणा 1 में करोगे तो FC मिलेगा, ठीक है। यानी से यहाँ से आ जाएगा आपके पास AF प्लस FC और सबके बट्टे में आ जाएगा FC, ठीक है, और बराबर में AE, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा EC और बट्टे में EC, ठीक है। अगर आप त्रिभुज में अगर ध्यान से देखो AF प्लस FC, ठीक है, AF प्लस FC किसके बराबर है, AC की क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा AC बट्टा FC, ठीक है, बराबर AE प्लस EC, ठीक है, AE प्लस EC, AE प्लस EC किसके बराबर है, AC के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे आप AC बटा EC, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AC कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, बचे देखो यहाँ पर एक बच्चा और यहाँ पर भी एक बच्चा, तो EC का गुणा 1 में करोगे तो EC आ जाएगा
बराबर में इसका गुणा इसमें करोगे तो यानी कि यहाँ पर एक बचा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ सी आ जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पर ई सी बराबर एफ सी क्या आ गया, जो कि हम आपको पहले बता चुके थे। अगर ई सी इज इक्वल टू एफ सी क्या आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो चूँकि, ठीक है, चूँकि यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब यफ बिंदु, ठीक है, जब यफ बिंदु ई के क्या हो, समपाती हो। ठीक है, जब यफ बिंदु ई के समपाती हो। समपाती, समपाती का मतलब समझ रहे हो, एक तरह से कर लो बराबर ही हो। ठीक है, अगर ई सी इज इक्वल टू है एफ सी के, तब यहाँ से आप कह सकते हो कि जो डी ई भुजा है वो क्या है, बी सी के समांतर है। ठीक है, और ये ही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हो। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से एक बार देख लेना और अपने से एक बार रिवीजन के तौर पर इसको दोहरा लेना। ठीक है, सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रमेय 6.3 को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हम प्रमेय 6.1 यानी कि थेल्स प्रमेय और प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम, इन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूव यानी कि सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम प्रमेय 6.3 को हल करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो तीनों प्रमेय को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देख लेना है। ठीक है, क्योंकि तीनों में से कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में एक पूछा जाएगा जो 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो अगर हम प्रमेय 6.3 की बात करें तो देखिए ये क्या कहता है प्रमेय, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, और इसीलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर दो त्रिभुज लिया हूँ ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, संगत कोण क्या हो, अगर बराबर हो, यानी कि कोण ए कोण पी के बराबर हो, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो, और कोण जो सी है वो कोण आर के बराबर हो। ठीक है, तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या हो, एक ही अनुपात में होती है। ठीक है, यानी कि ए बी बट्टा किसको जाएगा, पी क्यू के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहा है ना अनुपात में होती है, एक ही अनुपात में होती है, मतलब कि बटे में होती है। तो ए बी बटा पी क्यू हो जाएगा, ए सी बटा पी आर हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए यहाँ से पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, दिया है, अब देखो क्या दिया है हमको, प्रश्न में यहाँ पर दिया है ना, दो त्रिभुज में अगर संगत कोण बराबर हो, यानी कि यहाँ पे देखो कोण ए कोण जब पी के बराबर हो। ठीक है, तो कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के। ठीक है, और यहाँ पर कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर हो। ठीक है, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर हो। ठीक है, और यहाँ पर कोण सी कोण आर के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कोण सी कोण आर के बराबर हो। ठीक है, इन सभी को आप समीकरण मान लीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, इस प्रकार से मान लो समीकरण 2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमको क्या सिद्ध करना है, देखो यहाँ पर आपको कहा है संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ठीक है, यानी कि ए बी और पी क्यू ये क्या हो जाएंगी, एक ही अनुपात में हो जाएंगी। यानी कि देखो यहाँ से हमको क्या सिद्ध करना होगा, ए बी बटा पी क्यू, ठीक है, बराबर में बी सी बटा क्यू आर। ठीक है, बराबर में किसके, ए सी बटा पी आर के। ठीक है, ये हमको क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताने वाला हूँ। बस थोड़ा सा ये ध्यान देना, आपको समीकरण बहुत बनने वाले हैं। ठीक है, कम से कम आपको 10-11 समीकरण बनाने होंगे। ठीक है, वो पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। देखो यहाँ से अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से रचना। ठीक है, आपको हेडिंग काले पेन से लाना है। ठीक है, तो रचना में आप क्या लिखोगे, रचना में लिखोगे आप भुजा पी क्यू जो है, देखो भुजा पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु आप ले लो। ठीक है, तो यहाँ से लिखो भुजा पी क्यू व पी आर पर दो बिंदु, ठीक है, पर दो बिंदु इस प्रकार लिए हैं। ठीक है, इस प्रकार लिए हैं कि, देखो यहाँ से अगर हम रचना की बात करें तो यहाँ से कोई एक रचना कर लो। ठीक है,
यहाँ पे इसका नाम दे दो, मान लो डी दे दो, और इसको कुछ भी नाम दे दो, मान लो ई दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा पी क्यू पर बिंदु डी और भुजा पी आर पर बिंदु ई, ठीक है, इस प्रकार है कि ए बी, देखो ए बी किसके बराबर होगा, पी डी के बराबर होगा, ठीक है। ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी डी के बराबर होगा, ठीक। और यहाँ पर देखो ए सी जो है वो पी ई के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए सी जो है वो किसके बराबर होगा, पी ई के बराबर होगा। और इसको समीकरण नंबर 4 दे देना और इसको 5, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या रचना में की हो, अब रचना आप डी को ई से मिलाए हो, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे अब डी को ई से मिलाया, ठीक है, डी को ई से मिलाया, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसके बाद आपको हेडिंग नाम लेना है उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति नाना है, किस पेन से नाना है, ब्लैक पेन से आपको नाना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको ब्लैक पेन से ही नाना है, ठीक है। तो देखिए उत्पत्ति में अगर हम बात करें तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई, ठीक है, त्रिभुज पी डी ई और त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी डी ई में, ठीक है। अगर इसमें आप देखो तो कोण जो ए है, देखो इसको आपको क्या दिखाना है, इसको आपको सर्वांगसम दिखाना है, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी और जो पी डी है उसको आप सर्वांगसम कैसे दिखा सकते हो, देखो अगर यहाँ से अगर हम कहें कि कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है, ठीक है, और जो ए बी है वो पी डी के बराबर है, भुजा ले लो, ठीक है, और एक और भुजा ले लो जो ए सी है वो पी ई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ आप यस ए यस मतलब कि साइड एंगल साइड से कह सकते हो ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ले लो कोण ए बराबर होगा कोण पी के, ठीक है, और यहाँ से भुजा ले लो। तो इस त्रिभुज में से अगर हम बात करें तो देखो ए बी किसके बराबर होगा, पी डी के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें ए बी जो भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी डी भुजा के, ठीक है। और एक भुजा बराबर ले लो किसी के, और ए सी भुजा बराबर है पी ई के, ठीक है। तो यहाँ से एक एंगल हो गया, दो साइड यानी कि भुजा हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो, ठीक है, तो जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांगसम है त्रिभुज पी डी ई के, ठीक है। कैसे सर्वांगसम है, यस ए यस से, ठीक है, ये आपको बताना है किससे सर्वांगसम किए हो आप, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बता देते हैं, ठीक है, देखो यस का मतलब होता है बेटा साइड, ठीक है, और ए का मतलब होता है एंगल, ठीक है, ए का मतलब होता है एंगल, ठीक, एंगल मतलब कोण, साइड मतलब भुजा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे अब अतः दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर होगा, कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर होगा, और कोण सी जो है वो कोण ई के बराबर हो जाएगा। अगर ये जो त्रिभुज है ए बी सी पी डी ई की क्या है, समरूप है, जब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके कोण यानी कि संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः दोनों त्रिभुज, ठीक है, अतः दोनों त्रिभुज के संगत कोण, ठीक है, अतः दोनों त्रिभुज के जो संगत कोण है वो बराबर होंगी, ठीक है, बराबर होंगी। यानी कि आप कह सकते हो कि कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर हो सकता है, ठीक है, और कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर हो सकता है, और जो कोण सी है वो कोण ई के बराबर हो सकता है, ठीक है। और आप यहाँ समीकरण नंबर 5 माने थे, ठीक है, इसको आप 6 बना लो और इसको 7 बना लो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से अगर हम बात करें, देखो समीकरण आपको ले लो बेटा 2, ठीक है, समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 2 व 3 से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे समीकरण 2 आपका क्या है, कोण बी बराबर कोण क्यू है, और समीकरण 3 है कोण सी बराबर कोण आर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये आपको दिखे, जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है, और कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर हम बात करें तो कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर है, यानी कि यहाँ पर देखो कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, ठीक है, यानी कि इस बी वाले स्थान पर आप कोण क्यू रख सकते हो, ठीक है। तो यहीं पर रख दो,
तो यहाँ पर हो जाएगा कोण Q बराबर कोण D हो जाएगा, ठीक है। और देखो कोण C बराबर क्या है, कोण R है, ठीक है। तो कोण C के स्थान पर क्या रख सकते हो, कोण R रख सकते हो, बराबर में कोण E के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको समीकरण बना लेना है, ठीक है। 7 था तो ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके अब आगे देखते हैं, ठीक। तो इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ से देखो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ से अगर हम बात करें समीकरण 8 व 9 से, ठीक है, समीकरण 8 व 9 से अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो त्रिभुज PQR में, ठीक है, समीकरण 8 व 9 से अगर हम बात करें तो देखो कोण Q जो है वो कोण D के बराबर है और कोण जो R है वो कोण E के बराबर है, ठीक है। इसीलिए जो त्रिभुज PQR है, ठीक है, PQR में जो DE भुजा है, ठीक है, देखो PQR में जो DE भुजा है वो किसके समांतर होगा, QR के समांतर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे जो DE भुजा है वो QR के समांतर है, ठीक है। अब कैसे समांतर होगा, देखो यहाँ पर समीकरण 8 क्या है, कोण जो Q है वो कोण D के बराबर है, ठीक है, और जो कोण R है वो कोण E के बराबर है। यानी कि यहाँ से समझो, देखो ये जो कोण Q है वो कोण D के बराबर है, ठीक है, और जो कोण R है वो कोण E के बराबर है। तो आप कह सकते हो कि त्रिभुज PQR में ये जो भुजा आपका DE है वो समांतर होगा QR के, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे अतः थेल्स प्रमेय से, ठीक है, अतः थेल्स प्रमेय से। अब देखो यहाँ पर थेल्स प्रमेय कैसे लगेगा, देखो यहाँ से अगर हम बात करें ये जो DE भुजा है वो अगर QR के समांतर है, ठीक है, प्रमेय 6.1 बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा दिया हूँ। वहाँ पर अगर उसको देखो तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। जो DE भुजा है अगर वो QR के समांतर है तो थेल्स प्रमेय कहता है कि इनकी जो भुजाएं हैं यानी कि PD और बट्टे किसके हो जाएगा, DQ के, और यहाँ पर PE बट्टे किसके हो जाएगा, ER के बट्टे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर PD बटा DQ हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका PE बटा ER के बराबर हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, ठीक। तो देखो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब व्युत्क्रम करने पर लिखोगे यहाँ से आप व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर, जब इसको व्युत्क्रम करने का मतलब इसको पलट दो, यानी कि जो अंश में है उसको हर में लाओ, जो हर में है उसको अंश में ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो PD है वो नीचे आ जाएगा, मतलब कि जो DQ ऊपर ले जाओ, DQ अपान PD हो जाएगा, बराबर में ER बटे PE हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर व्युत्क्रम कर दी, अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में एक जोड़ दो यहाँ पर तो DQ बटे PD प्लस 1 कर दो, बराबर में ER बटे PE, ठीक है, प्लस 1 कर दो। अब इसको क्या करो, हल कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा DQ प्लस इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा PD, बट्टे में क्या आएगा PD आएगा, ठीक है, बराबर में ER, ठीक है, इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा PE, और बट्टे में क्या आ जाएगा PE, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बात, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो DQ प्लस PD, ठीक है, यहाँ पे देखो DQ प्लस PD, DQ प्लस PD मतलब कि आप कह सकते हो कि PD प्लस DQ कहो या DQ प्लस PD कहो, वो किसके बराबर होगा, PQ के बराबर होगा, ठीक है। देखो कैसे, अगर हम PQ को बात करें, अगर ठीक है, तो अगर हम PQ की बात करें तो PQ का आप लिख सकते हो PD प्लस DQ लिख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर DQ प्लस PD है तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, PQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और बटे में क्या है PD, बराबर में देखो ER प्लस PE, ठीक है। अब ER प्लस PE देखो, ER प्लस PE, ठीक है, ER, ठीक है, ER प्लस PE है तो ये किसके बराबर होगा, PR के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस किसके बराबर कर सकते हैं, PR के बराबर कर सकते हैं, और बट्टे में क्या है PE है, ठीक है।
तो इस इतना करने के बाद आपको फिर से पुनः व्युत्क्रम आपको करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे पुनः व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, पुनः व्युत्क्रम करने पर। अब इसको व्युत्क्रम कर दो यानी कि पलट दो इसको, तो क्या हो जाएगा पी डी बटा पी क्यू बराबर में हो जाएगा आपका पी ई बटा पी आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर हम बात करें समीकरण आप 4 देखो और 5 देखो, ठीक है। देखो समीकरण 4 व 5, तो समीकरण 4 व 5 की बात करें तो क्या है ए बी बराबर क्या है पी डी है और ए सी बराबर क्या है पी ई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 4 व 5 आपका क्या है, समीकरण 4 आपका है ए बी जो है वो किसके बराबर है पी डी के बराबर है, ये 4 है। और समीकरण 5 है ए सी जो है वो पी ई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ आप पी डी के स्थान पर ए बी रख सकते हो, ठीक है। पी डी के स्थान पर आप ए बी रख सकते हो, बटे में आपका क्या मिलेगा पी क्यू बराबर में देखो पी ई जो है, ठीक है, पी ई जो है वो किसके बराबर है ए सी के, यानी कि जहाँ पर आप रख सकते हो ए सी अपान में पी आर, ठीक है। अब इसको आपको समीकरण नंबर 10 बना लेना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अतः इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो ए बी बटा पी क्यू है वो किसके बराबर आ सकता है बी सी बटा क्यू आर के, ठीक है। अब इसको आप समीकरण नंबर 11 बना लो, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे समीकरण 10 व 11 से, ठीक। तो यहाँ से समीकरण 10 और 11 से बात करिए तो देखो यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू है और यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। अगर ये बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि ए बी बटा पी क्यू जो है वो किसके बराबर है बी सी बटा क्यू आर के, ठीक है। ए बी बटा पी क्यू जो है वो बी सी बटा क्यू आर के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू जो है वो इसके भी बराबर है, ठीक है। तो इसके आप बराबर कर सकते हो ए सी बटा पी आर के, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।